अच्छा साकिब साहब, लास्ट टाइम याद है कि बात कहाँ तक पहुंची थी? सर हम एससीसीपी की ड्यूटीज पढ़ रहे थे, आई थिंक रूल्स एंड अच्छा, रेगुलेशंस वगैरह। इसका मतलब है आपने लास्ट क्लास फिर अटेंड नहीं की। एक तो प्लीज वो जो ग्रुप है ना, जो इन्होंने बनाया हुआ है, वो ग्रुप प्लीज जी सर। ज्वाइन कर लें। सर मैं आप मेरा उसी ख्याल है ग्रुप वो को देख कर आया हूँ। आप वो मेरा ख्याल है बीएसएफ वाले हैं, जी सर। जिनको वो था कि आज हमारी पहली क्लास हो रही है। जी सर। आपका नंबर मेरे पास लास्ट टाइम भी नहीं था कि आपको लोकेट करना था। लास्ट टाइम हमने ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में नेम्स की जो, अब इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हम कंपनी के लिए सूटेबल नेम ढूंढेंगे, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर मेमोरेंडम ऑफ, ये सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप में फिर ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर करवाए जाते हैं रजिस्ट्रार को, ताकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसको मिल सके। इसमें फिर जो हमने बात की थी, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वाज ट्यूसडे जिस दिन क्लास हमारी हुई थी। और ये भी मैंने वो भी भेज दी है, एक पिक्चर भी भेज दी है, तो उसमें भी देख लीजिएगा टाइम टेबल वगैरह जो हम ज़रा। अब ये नेम्स की कुछ प्रोविजंस थी कि नाम किस किस तरह के नहीं रखे जा सकते, प्रोहिबिटेड हैं। और कौन से ऐसे नाम हैं जो कि रखे तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एससीसीपी की प्रायर अप्रूवल जो होगी वो ज़रूरी होगी। और वो जो सीएल की, आपका एसीएल कोर्स भी है या नहीं है? सर एसीएल हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सीएल के भी कुछ वो लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स भी मैंने वो शेयर किए हुए हैं, ग्रुप में ही लिंक्स उनके शेयर किए हुए हैं। तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके तो फिर आप ये है कि लेक्चर्स वगैरह भी जो, अब वो ऑब्वियसली जो ऑन कैंपस क्लासेस हुई, एक या दो हुई हैं, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन बहरहाल अ, जो बाद में हमने लिए हैं वो लेक्चर्स आप देख लीजिएगा फिर। और कल भी सुबह, क्योंकि कल आप लोगों का ऑफ होता है सब लोगों का, तो फ्राइडे को भी क्लास कल होगी। सर कल कितने बजे होगी? कल यार प्रॉबेबली सुबह मैंने जाना भी है, 11 बजे क्लास होगी। ठीक हो गया सर। ठीक है, ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूं। अच्छा, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको एससीसीपी की इजाज़त लेनी पड़ती है। ब्रीफली आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, ऐसे वो लेक्चर भी अपलोड हुआ हुआ है, तो उसमें आप डिटेल भी देख सकते हैं कि ऐसा नाम जो कि जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी लिस्ट में लिखा हुआ हो कि ये नाम आप नहीं रख सकते हैं, अप्रोप्रिएट नाम नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, डिसेप्टिव है, या अनडिजायरेबल है, मिलता जुलता नाम ना हो, ये फोर्थ प्रोविजन थी। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इफेक्ट ना करता हो, बेशक वो मुसलमान हों, बेशक वो क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, जो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, जो भी रिलीजन उनका है, अगर नाम कोई आप ऐसा रखें जिससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हों, तो वो नाम जो है वो आपको रखने की इजाज़त नहीं है। ये तो प्रोहिबिटेड है, सीधा सीधा ही मना है।
फिर अगर आपकी पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी या फॉरेन गवर्नमेंट के किसी पास्ट या प्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट से आपका ताल्लुक वाजे हो रहा हो, गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के साथ आपका, एजेंसी या जो भी अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, उसके साथ आपका ताल्लुक वाजे हो रहा हो, तो भी आपको ये पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अगर ये शो हो रहा हो कि कोई हेड ऑफ द स्टेट, जैसे बारक ओबामा है, पुराना हेड ऑफ द स्टेट है, डोनाल्ड ट्रंप है, पुराना हेड ऑफ द स्टेट है बाहर का, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, पुराने वो हैं हेड ऑफ द स्टेट्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो देवर द प्राइम मिनिस्टर्स। तो इनके साथ अगर कोई आपकी ताल्लुक शो हो रहा हो कि भाई वो इसको चला रहे हैं, पैट्रनेज शो हो रही हो गवर्नमेंट की किसी, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है, WHO है, यूनिसेफ है, इनके साथ आपकी कोई एफिलिएशन या पैट्रनेज अगर पता लग रही हो, फेडरल या प्रोविंशियल कोई लॉ के अंडर आप बनाए गए हों, मुदारबा कंपनी आपकी है, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, अगर इस किस्म के कोई काम है तो ये आपको पहले इसकी इजाज़त आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी, तो तब आप फिर इस किस्म की कंपनीज बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। फिर है रिजर्वेशन। आप किसी भी नाम की 60 दिनों तक अपने लिए करवा के रख सकते हैं। 60 दिनों के बाद फिर ये है कि वो नाम आपके लिए रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा, वो अगर किसी और को रजिस्ट्रार अलॉट करना चाहे तो वो कर सकता है। अ, नाम जो है अगर आपने को गलत रख दिया है वो चेंज भी हो सकता है, और अगर आप वैसे नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको जो नया नाम है उसके साथ पुराना नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, टाइम बस बिल्कुल नहीं मिला। हाँ जी, आज मैं बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, अब तो डिस्चार्ज होके घर भी आ गए। तो उम्मीद है मैं इंशाल्लाह अभी 3 से 6 तक फ्री हूँ। लोकेट मैंने आपकी वो कर ली थी, जो कॉपी थी, तो मैं उसको पढ़ के 2-3 घंटे होंगे इंशाल्लाह, इट विल बी मोर देन इनफ। तो मैं पढ़ के तो फिर जो भी चेंजेस वगैरह होंगी उसकी पिक्चर लेके आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं, देखें, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, तो ये तो वो था कि अगर नाम चेंज करें तो 90 दिन तक नए नाम के साथ साथ पुराना नाम भी जो है वो आपको मेंशन करके रखना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट या वो चेंज हो रहे हैं तो उसमें आपको अपना नाम, ये नहीं है कि आपका नाम चेंज हुआ है, वो सिर्फ आपका स्टेटस चेंज हुआ है। और बाकी बस यही चीज़ें थी मेजॉरिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी। और अब हमने आज ये देखना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की जर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करके रखता होता है। और उसमें जो क्लॉजेज हैं, वो चीज़ें जो कि मेंशन करना जो है वो उसमें ज़रूरी तरीन है, और जिसके बगैर मेमोरेंडम जो है वो बनाने का कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। एक तो वो नेम क्लॉज है। नाम ऑब्वियसली आप अप्लाई कर चुके होंगे, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड स्टेप के तौर पे कहा कि नाम आपको मिलेगा तो फिर ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो नाम बताना है कि भाई कंपनी क्या है और नाम क्या अलॉट किया गया है इसको। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के जो आपका, जिसको हम आम अल्फाज में हेड ऑफिस कहते हैं, आम अल्फाज में ये लेकिन आम अल्फाज से ये मुराद नहीं है कि टेक्निकली ठीक भी है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ पे वो मेन ऑफिस, जो कि जैसे आपका मुस्तकिल पता नहीं होता शनाख्ती कार्ड पे कि यार तुम आगे पीछे जगह तब्दील कर सकते हो, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जो जगह है वो आपकी मुस्तकिल है, ये चेंज नहीं होने लगी। तो अगर करस्पॉन्डेंस आपके साथ, एक तो होता है मेलिंग एड्रेस के यार फिलहाल आप कहाँ पे और आपके साथ रब्ता कहाँ पे किया जाए, एक परमानेंट एड्रेस है। तो इसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस भी इज जस्ट लाइक अ परमानेंट एड्रेस के हेड ऑफिस आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल टेक्निकली एक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज करेंगे क्या, इसको हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। डिटेल इसकी एक एक करके नीचे उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। तो अंडरटेकिंग क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज है और सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। अब इसमें जो लायबिलिटी क्लॉज है, अंडरटेकिंग में तो सिंपल ये कि जो अगर किसी ने यानी डायरेक्टर बनना है या जैसे एक वो नहीं होता वो अब ज़्यादा मुनासिब अल्फाज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हल्फिया बयान है, जैसे कि यार ये मैं बिज़नेस ये कर रहा हूँ और बिज़नेस जो है वो इस तरीके से जो है वो हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो लीगल है। तो यहाँ पे आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी वाजे करेंगे थोड़ा सा कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो बता दिया आपने कि हम जूते बनाएंगे, हम गाड़ी बनाएंगे, हम फर्नीचर बनाएंगे, हम एलसीडीज बनाते हैं, बना क्या रहे हैं, प्रिंसिपली किस किस्म का बिजनेस है हमारा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस मेन लाइन ऑफ बिजनेस। अब जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं तो फूड प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ आ सकता है। यूनिलीवर है तो यूनिलीवर बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो अब वो जर्नल किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो कॉस्मेटिक्स बना रहा है, तो फिर कॉस्मेटिक्स में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें लिपस्टिक भी आ जाएगी और उसमें नेल पॉलिश भी आ जाएगी और फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फूड एंड बेवरेजेस है तो फूड एंड बेवरेजेस में फिर बहुत सी चीज़ें, उसमें ऑयल भी है और उसमें एडिबल ऑयल की जैसे बात कर रहे हैं हम, और उसमें जूसेस भी हैं और उसमें कोक और इस किस्म की चीज़ें भी हैं और टी भी है और बहुत सी चीज़ें फिर उसके अंदर आ जाती हैं।
तो लेकिन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जैसे फूड एंड बेवरेजेस है तो ये आप बता देंगे। आप ऑयल रिफाइनरी हैं तो आप बताएंगे कि भाई मेरा काम ऑयल रिफाइन करने का है। और अगर आप बाद में ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या इनमें से कोई चीज़ भी चेंज करना चाहेंगे तो फिर उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट है जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि क्या हो सकती है। अंडरटेकिंग क्लॉज कि भाई ये जो काम भी हम करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लीगल काम करेंगे हम, इलीगल काम जो है वो हम नहीं करने लगे, और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें आप इसमें बताएंगे। लाइबिलिटी क्लॉज में कि क्या हमारी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनी है। तो हमने इनमें फ़र्क भी देखा हुआ है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है तो आप सिंगल मेंबर कंपनी है या जो अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा और 50 तक बंदे हो सकते हैं, आप वो वाली कंपनी है। गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो क्या आप रजिस्टर हो रहे हैं विद शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल। तो लाइबिलिटी क्लॉज में आप ये वाली बात बताएंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज में आप टोटल लिमिट ऑफ शेयर्स बताएंगे कि कितने आप अपनी जिंदगी में इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स वो यहाँ पे बताई जाएगी। और ये अगर बाद में मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि इसमें से कोई चीज़ भी चेंज की जा सकती है, लेकिन चेंज करने का फिर प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नाम की चेंज की तो हमने बात कर ली लास्ट टाइम भी, और वो अरसलान साहब बताएंगे कि नाम अगर चेंज किया जाए। अरसलान साहब, हाँ जी बिल्कुल है, राजा अरसलान साहब बताएंगे कि अगर नाम चेंज किया जाए तो उसमें प्रोसीजर कुछ याद है उनको या नहीं है कि मुबीन गफ्फार। जी जी सर, प्रेजेंट। जी, मैंने कहा कि अगर नाम चेंज करें या चेंज करना चाहें तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है। क्लास हो रही है सर। सर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा सा सुन नहीं अच्छा पाया सर, शोर हो रहा है, मीटिंग में था, इस वजह से सर सुन नहीं पाया सर। अच्छा, तो मुबीन साहब अगर वो हेडफोन्स लगा लें तो फिर हमारी आवाज़ आप तक मुस्तकिल पहुंचती रहेगी। लगा सकते हैं हेडफोन्स। सर एक मिनट सर। अच्छा चलें। मोहम्मद हसनैन रशीद। यस सर। नाम चेंज करें तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या क्या सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। सर 9 दिन तक वही नाम रहेगा, साथ वो नाम ठीक है, रहेगा ठीक एक, है। और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। 3/4 मेजॉरिटी यानी 75% वोट आपको चाहिए ये चेंज लाने के लिए। तो मेमोरेंडम में जो भी आपने चेंज करनी है, लाइन ऑफ बिजनेस आपने चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपने चेंज करना है, अंडर आपने लाइबिलिटी, आपने ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज करना है, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। और इस फैसले के हक में 75% वोट डलवाने पड़ेंगे तो ये चेंज हो सकती है, वरना ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है जी। फिर है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है वो ये है कि जो वो बंदे जो कि मेंबर्स हैं उन्होंने इसको साइन भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक तरफ से जो है वो ऑफर की जा रही होती है और दूसरी तरफ से भी एक्सेप्टेंस है उसकी आ रही होती है, तो साइन होते हैं तो वो चीज़ जो है वो बाइंडिंग हो जाती है। कल का ना उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने जब इसको रजिस्टर होने के लिए जमा करवाया तो आपने कहा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वो ठीक है और मैं इसको ऑथराइज करता हूँ, मैं इसको साइन करके और मैं इसको वो कर रहा हूँ, बाइंडिंग कर रहा हूँ अपने ऊपर कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है ये इन्फॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें आप ये पढ़ेंगे तो मेन चीज़ें जो है वो आपको यही जो है वो नज़र आएंगी जो कि मैंने आपको बताया कि
लाइबिलिटी लिमिटेड है या नहीं है, और अच्छा, अब इसमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह हो तो उस केस में क्या होगा कि दी एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 है, allows the alterations of various clauses of memorandum of association of the company. However, there is difference as to the procedure or requirements of law in altering various clauses of the memorandum. अब हमने ये भी देखा कि मेमोरेंडम में नाम भी हो सकता है, हमने ये भी देखा कि उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस की क्लॉज भी है, उसमें ऑब्जेक्टिव की भी है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की भी है, लाइबिलिटी क्लॉज भी है, ऑथराइज कैपिटल भी है, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी है। तो ये जो क्लॉजेज हैं, इसमें जो चेंज है वो डिपेंड करती है कि कौन सी क्लॉज आप चेंज कर रहे हैं, जिसके हिसाब से फिर आप के रूल्स लगेंगे कि अगर चीज़ चेंज की जा रही है तो वो चीज़ मसलन नाम चेंज करना है तो उसका तो हमने हिसाब किताब जो है वो लास्ट टाइम देख लिया था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और 75% वोट्स उसके हक में होने चाहिए। तो ये जो बाकी पॉइंट्स थे, बाकी पॉइंट्स की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में वो भी अब हम आज देख लेते हैं कि liability clause is only altered at the time of conversion of the status of the company, for example limited to unlimited. Subscription clause of the memorandum of company cannot be altered in the lifetime of the company. अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये नहीं है कि भाई रजिस्टर हो गई है तो, या अगर आपने उसमें चेंज करनी है तो दोबारा उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। चेंज जब भी करेंगे, कोई चीज भी चेंज करेंगे तो चेंज करने वाले उसको ऑथराइज करने के लिए उसको साइन करके भेजेंगे, वो ऑल्टर नहीं हो सकती है। लाइबिलिटी क्लॉज तब ऑल्टर हो सकती है कि अगर आपने मसलन लिमिटेड बाय शेयर से आप लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो जाए। अब लिमिटेड बाय गारंटी की कंडीशंस डिफरेंट है, और वो कंडीशंस क्या हैं? अहमद रियाज साहब। अहमद रियाज। नैयर जमान। जी सर। क्या क्वेश्चन किया है मैंने? सर आपने कहा है जो कंपनी लिमिटेड है, बाय गारंटी है, वो बताएं। हाँ जी, लिमिटेड बाय गारंटी में और लिमिटेड बाय शेयर्स में फर्क क्या है? सर जो लिमिटेड बाय गारंटी है इसमें ये एक बंदा कंपनी को एक ऐसा एग्रीमेंट करता है कि अगर आपको किसी वक्त भी पैसे की जरूरत हुए तो मैं आपको अमाउंट इतनी दे सकता हूँ। अच्छा, किसी वक्त में जरा थोड़ा सा पॉइंट टेक्निकली गलत है। फिर तो कंपनी को जरूरत पैसों की पड़ती ही रहेगी और वो बंदा तो बेचारा पैसे दे दे के ही मर जाएगा। नहीं सर, जब कंपनी लॉस में होगी ज्यादा उस वक्त। कंपनी जब बंद हो रही होगी तो, जी सर। उसके अलावा नहीं। आप लॉस में जा रहे हैं, वो तो हालात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो लॉस होता रहा फिर तो कंपनी यही कहती रहेगी कि यार मैं तो लॉस में जा रही हूँ, मुझे पैसे दो, लॉस में हूँ पैसे दें, लॉस में है जी पैसे दें। तो ये कंडीशन जो है ये मखसूस है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब कंपनी बंद हो रही है और हमने क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं। इसके अलावा ये कंडीशन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी बंदे के ऊपर। कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के क्रेडिटर्स के पैसे रहते हैं और आपने गारंटी भी दी हुई है, तो अब आपकी गारंटी पूरी करने का वक्त आ गया है।
जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स में एक दफ़ा आपने पैसे दे दिए कंपनी को और उससे शेयर्स खरीद लिए, तो अब आपसे और मज़ीद पैसों का मुतालबा नहीं किया जा सकता। आपकी लायबिलिटी शेयर्स की हद तक लिमिटेड है। जितने शेयर्स आपने खरीदे और जिसकी अमाउंट आप पे कर चुके हैं, उससे ज़्यादा आपसे पैसा मांगा नहीं जा सकता है। ठीक है जी? जी सर। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि अब अगर आप लायबिलिटी क्लॉज चेंज करते हैं, तो क्या आप कंपनी को कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये ऑल्ट्रेशन जो है वो शुमार होगी। और अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर चेंज करते हैं तो उसके बारे में लॉ क्या कहती है कि एज पर द एक्ट अ कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम so as to change the place of its registered office from one province to another or from Islamabad capital territory to a part of Pakistan not forming part of a province and vice versa। अब ये जो ट्राइबल एरियाज वगैरह हैं या गिलगित बल्तिस्तान जैसे कुछ अरसे पहले तक, तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कोई अलहदा से सूबा नहीं था। उस वक्त अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन हुई कि आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव करें, या आप किसी ऐसी जगह पे मूव ट्राइबल एरिया में मूव कर लें, या गिलगित बल्तिस्तान में आप मूव करना चाहें रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो ये शुमार किया जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो अपना चेंज किया है। अगर आप पंजाब में रजिस्टर्ड थे और आप केपीके में जाना चाहते हैं, नया ऑफिस आप वहां बनाना चाहते हैं, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज शुमार की जाएगी। लेकिन अगर आप लाहौर में थे और आप अब मुल्तान जाना चाहते हैं, नया ऑफिस जो आप बनाना चाहते हैं, नया सेटअप अपना हेड ऑफिस का या रजिस्टर्ड ऑफिस का जो सेटअप है वो अगर आप वहां बनाना चाहते हैं, तो ये शुमार नहीं किया जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में सिर्फ जो मेंशन किया जाता है वो प्रोविंस मेंशन किया जाता है। ये जगह मेंशन नहीं की जाती कि लाहौर में आप सर्कुलर रोड में हैं या लाहौर में आप किस जगह पे हैं, ये मेंशन नहीं किया जाएगा। बस ये बताया जाएगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो पंजाब में है, तो पंजाब में किधर है, ये चीज जो है वो उसके ऊपर स्पेसिफिकली ये चीज जो है वो उसके ऊपर मेंशन नहीं होती है कि अगर पंजाब है तो पंजाब में, आप लाहौर में है तो लाहौर में आप जो है वो किस जगह पे हैं। तो अगर तो आपने विद इन दी प्रोविंस ही चेंज करनी है जगह, तो वो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप लाहौर से मामला कराची लेके जाना चाहते हैं, या आप लाहौर से पेशावर अपना ऑफिस लेके जाना चाहते हैं, तो ये क्योंकि अब प्रोविंस की चेंज है, तो प्रोविंस की चेंज ट्रीट की जाएगी कि आपने अपना हेड ऑफिस चेंज किया है। क्योंकि चेंज अगर आप करते हैं तो इस चेंज के इम्पैक्ट, जैसे हमने बात की कि जनरल मीटिंग में एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और 3/4 मेजॉरिटी चाहिए है चेंज लाने के लिए, तो ये ऑफिसेस चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि इतना ज़्यादा शहर के लिहाज से मसला जो है वो नहीं होना चाहिए, ना मसला क्रिएट करना चाहिए। हाँ, अगर आप वो कर देते हैं, प्रोविंस ही चेंज कर देते हैं, तो फिर जो है वो ये चेंज जो है वो शुमार की जाएगी डेफिनेटली।
सर अगर तो फॉरेन सर इसमें जो सब्सिडरीज लोग हो तो? हाँ जी, सर अगर फॉरेन सब्सिडरीज हो तो? नहीं फॉरेन सब्सिडरी हो तो क्या मसलन, मुझे सवाल सर की अगर समझ में नहीं। फॉर्मेशन जब आप उसको एक्वायर करते हो, किसी सब्सिडरी जब आपकी होती है, तो फिर आप उसका भी मेंशन करते हो? मुझे बात जो है वो नहीं समझ में आ रही कि सवाल सर जरा जब कोई रिपीट। कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लेती है, नहीं वो यानी तो ग्रुप है, हाँ ठीक है, यानी वो उसने अपना सब्सिडरी बना लिया उसको, ठीक है, अब बताएं तो आगे। तो सर उसकी डिटेल्स भी वो प्रोवाइड करेगी उनको, एससीसीपी को? ऑब्वियसली कि जी हम एज अ ग्रुप रजिस्टर हो रहे हैं या इस कंपनी में मेरे इतने शेयर्स हैं, तो वो कंपनी जो कि बेसिकली वो हुई है, एक्वायर की गई है, जी। वो अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में नाम उनका मेंशन कर देगी। बाकी वो हमें हर अपनी स्ट्रेटेजिक मूव को या हर चेंज ऑफ शेयर होल्डर को एससीसीपी को इन्फॉर्म करना जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक हो गया सर। ठीक है, वो पब्लिक कंपनी है हम तो पब्लिक कंपनी में तो शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं। तो कंपनी भी, इवन कंपनी भी बॉदर नहीं करती है कि वो अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली वो कर रही हो, मैनेज कर रही हो। मैं लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूं कि लिस्टेड कंपनीज में आप जैसे वो सुना भी होगा कि आज इतने करोड़ इतने लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, तो हजारों लाखों के एतबार से ओनर्स तब्दील हो गए एक दिन के अंदर ही। तो कंपनी अगर यही चीज रिकॉर्ड करने बैठ जाए तो कंपनी तो फिर तो उनको अच्छा खासा डेडिकेटेड पूरा डिपार्टमेंट बिठाना पड़ेगा कि या 11 बज के 1 मिनट पे सुलेमान साहब से शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं कुद्दूस साहब को, और 11 बज के 30 मिनट पे कुद्दूस साहब ने अपने शेयर्स बेच दिए सलीम साहब को। तो वो तो फिर वो ट्रैक रखना, तो कंपनीज भी क्या करती हैं, दे डोंट यूजुअली, I'm talking about the listed companies. They don't usually update their registers until unless they have to pay dividends. Even only in that case, they will mention a predefined date that we want to give a dividend on, let's suppose 31st of March or 31st of December or whatever, and they will specify that the holders of the record will be paid dividends on that date. Now, holders of the record are those people who are keeping the shares of the company till that date. अब उसका कहाँ से पता लगेगा? जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज आर बेसिकली द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा कि एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, सीडीसी हम उसको कहते हैं। तो शेयर्स का जो रिकॉर्ड वगैरह होता है, जो भी शेयर होल्डर होता है, वो उसके सीडीसी अकाउंट में वो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। किसी ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2013 से पहले कि, हाँ 2013 से पहले कि जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो रजिस्टर्स, वो जो शेयर होल्डर्स शेयर्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है सीडीसी है, उसके पास होते हैं। तो वहां से रिकॉर्ड निकलवाना कंपनीज के लिए कोई इतना मसला नहीं है। बहुत इजीली जो है वो पता लगाया जा सकता है कि फिलहाल मेरा शेयर होल्डर कौन होगा। तो वो जो अभी हम होल्डर्स ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कंपनी डाटा मंगवाएगी सीडीसी से कि यार फलां डेट को मैं वो देना चाहता हूँ, डिविडेंड देना चाहता हूँ, अनाउंस कर दिया है मैंने, और उसके लिए फलां डेट के जो बंदे थे जो कि मेरे शेयर होल्डर्स थे, उनका नाम मुझे आप बता दें। तो वो नाम बता देंगे और हम उन बंदों के अकाउंट्स में जो भी उन्होंने मेंशन किए हुए होंगे उनको हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है
कि एक फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है तो वो उसको बताना ज़रूरी है। तो आप सिर्फ ये स्टेटस आपका हुआ है कि पहले आप कंपनी के ओनर नहीं थे और शेयर होल्डर नहीं थे और अब आप शेयर होल्डर हो गए। SECP को इस चीज़ की से को ख़ास लेना देना उसका है नहीं, कंपनी का लेना देना है। और कंपनी भी जो है वो सिर्फ रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में अब आपका नाम जो है वो शामिल कर देगी। और ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अब आप आ गए हैं तो डायरेक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। डायरेक्टर्स की हद तक SECP इंटरेस्टेड हो सकती है कि कौन कौन जो है वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो कि यानी ऐसा बंदा हो जो कि डायरेक्टर बनने के उसमें काबिल ना हो या उसका अहल ना हो, और वो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दूसरी कंपनी ने जिसने परचेज किया है सब्सिडरी को, उसने को बंदे ठीक बिठाए हैं कि नहीं बिठाए हैं, किसको अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किसको किया है। अदर देन दैट उनका कोई ख़ास अमल दखल इस सारी ट्रांजैक्शन में नहीं होगा। होपफुली जो आपने सवाल पूछा था मैंने उसका आंसर दे दिया है। नहीं अगर दिया तो दोबारा भी, अगर कोई और एंगल था ऐसा जो आप पूछ रहे थे और मैं नहीं उसका जवाब दे सका सर तो मेरा एक और क्वेश्चन है। सर आपने हाँ जी। लिस्टेड कंपनीज की बात की थी, तो हाँ जी, सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं होती, किन कंपनीज को लिस्ट होना पड़ता? बहुत खूबसूरत सवाल जी। कंपनीज हमने पढ़ी कि वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, वो पब्लिक भी हो सकती हैं, वो गारंटी लिमिटेड भी हो सकती हैं, वो अनलिमिटेड भी हो सकती हैं। बेसिकली कंपनी की टाइप्स तीन है: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स में प्राइवेट और पब्लिक होती है, और प्राइवेट और पब्लिक में से भी पब्लिक कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होती हैं। वो कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे बिक रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है, और अगर आप उस लिस्ट में आपका नाम भी है कि आप वो कंपनी हैं जिनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे, तो इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द कंपनीज विच कैन बी टेंस एंड थाउजेंड्स, लाखों में हो सकती हैं, लाखों कंपनियों में से सिर्फ 1,000 समथिंग, 1,000 प्लस कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स की बाकायदा तौर पे सेकंड हैंड मार्केट मौजूद है जहां पे उनके शेयर्स बिकते होते हैं। 1 या 2 मिलियन में से सिर्फ 1,000 कंपनीज ऐसी हैं, 1,000 प्लस कंपनीज कि जिनके शेयर्स की बाकायदा तौर पे एक सेकंड हैंड मार्केट मौजूद है और उनके शेयर्स वहां पे बिकते और खरीदे जाते हैं। बाकी कंपनीज के अगर आपने कोई शेयर हैं तो उसके लिए फिर ओवर द काउंटर मार्केट होगी। पब्लिक प्राइवेट कंपनीज हैं तो प्राइवेट कंपनीज तो फिर अपने शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचती हैं या उससे खरीदने पड़ेंगे आपको। वो यार लोग, भाई दोस्त बाकायदा तौर पे किसी उससे रब्ता करके और फिर जो है वो अपने शेयर्स परचेज करेंगे, शेयर्स बेचेंगे। अब वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं जिनको वो बेच दें, कोई इन्वेस्टर है जिसको वो बेच दें, लेकिन वो राब्ता ओपनली नहीं करेंगे, अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते। पब्लिक कंपनीज अखबार में इश्तिहार दे सकती होती। तो सारी की सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिकते हैं। इवन ये जो इंडेक्स भी होता है, आपने सुना होगा 100 इंडेक्स है, तो सपोज अगर 100 हम PSX 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो पूरे के पूरे 1,000 जो कंपनीज हैं सारी की सारी 1,000 के अंदर भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी। टॉप 100 कंपनीज जो हैं उनसे इंडेक्स हम बना लिया करते हैं। टॉप 100 परफॉर्मर्स जो हैं उनसे इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो भी उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप फाइनेंस के कोर्स में जाएंगे तो वो उसकी डोमेन में आता है। रफली और एक मेथड ये है कि market value of shares that are being traded on any given day divided by the number of shares, वहां से एक इंडेक्स का पॉइंट आ जाएगा। मेथड्स और भी हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन वो अभी हमारी डोमेन में नहीं है, हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया।
तो अब ये जो कंपनीज हैं, अब इसमें लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें शेयर होल्डर्स रोजाना की बेस पे चेंज हो रहे होंगे, स्पेशली ये जो टॉप 100 परफॉर्मर्स हैं, इसमें तो रोजाना की बेस पे ट्रेडिंग होती है। तो कंपनी फिर वेट करती है कि यार जब उसने डिविडेंड पे करना हो या कोई और अहम डिसीजन हो, कोई जनरल मीटिंग कॉल करनी हो, तो तब फिर ये है कि वो इस हिसाब किताब में जाती है, वरना अदरवाइज वो इस हिसाब किताब में नहीं जाएगी। होपफुली मैंने आपके सवाल का थैंक यू जवाब दे सर। दिया। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की, अगर वो चेंज किया जाए, और फिर ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है कि अगर ये हो तो फिर क्या होता है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में ये है कि change the place of its registered office from one province to another or from Islamabad capital territory to a part of, हमने बात कर ली, change in its principal line of business or adopt any business activity or any change therein which is subject to license, registration, permission or approval under any law. अब अगर इनमें चेंज कोई हो रही है तो the alteration shall not take effect until and except in so far as it is confirmed by the commission on petition of the company filed for this purpose. तो वो ऑल्ट्रेशन एक्सेप्टेबल तभी है कि अगर ऑब्वियसली एससीसीपी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। तो अगर एससीसीपी उसको अप्रूव नहीं करेगी तो वो ऑल्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब अगर वो, जैसे मैंने ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वो प्रोविंस के अंदर ही कोई चेंज होती है, लाहौर से मुल्तान चले गए, मुल्तान से जो है वो फैसलाबाद आ गए, तो अब ये क्योंकि विद इन दी प्रोविंस आप चेंज कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आपको अप्रूवल ना एससीसीपी के अप्रूवल की ज़रूरत है, ना आपको इसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है, ना आपको इसके लिए कोई मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत है। ये इस किस्म की अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पेशावर या कराची या इस तरह मूव करना चाहते हैं तो फिर आपको इजाज़त की ज़रूरत है, और फिर आपने वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवानी है, मीटिंग भी अटेंड करवानी है, और चेंजेस तब हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। For alteration in the registered office clause of the company shall pass a special resolution. Company, ये हम बात कर चुके हैं। The company shall apply to the commission for obtaining the approval. When the company actually shifts its registered office, it shall inform the registrar within 15 days of the date of such shifting, or where alteration involves the transfer of the registered office from jurisdiction of one company registration office to another, physical record of the company shall be transferred to the other registrar. अगर चेंज तो हो रही है और ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स जो थे, आप लाहौर में थे और फिर आप मुल्तान में जा रहे हैं, तो मुल्तान में पेशावर जा रहे हैं, तो पेशावर रीजन जो है वो नॉर्थ रीजन का रजिस्ट्रार अलहदा है, और पंजाब का जो रजिस्ट्रार है वो अलहदा है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी उस जो नए वाला रजिस्ट्रार है उसके पास आपको जमा जो है वो करवाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें तो हो गई उसके लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर ऑल्ट्रेशन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, company shall pass a special resolution and shall only file the amended memorandum with the registrar within 30 days of the change. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, 75% वोट डलवाने पड़ेंगे, और 30 दिन के अंदर अंदर फिर वो जो चेंज हुआ वो मेमोरेंडम है वो आपको रजिस्ट्रार को जमा करवाना पड़ेगा। बाकी जो
तो ये वाला जो है ये ज़रा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम ज़रा बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन पे, इफ़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्टर्ड and such alteration requires the memorandum members to take more shares in the company than they already have, or to undertake more amount of guarantee than the existing amount. Such alteration shall be applicable to a member only if he gives his consent to alteration, otherwise this shall not be applicable to the company. अगर कोई भी मसलन ज़रा जो मुझे जहन में असल में जो आ रही है वो ज़रा थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चलें, एनी हाउ हम सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि यार ये थोड़ी सी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, चलें खैर। एक कंपनी है जो कि हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है, आपकी कंपनी एक्वायर करना चाहती है और आप बेचने के लिए तैयार नहीं हैं और वो ख़रीदने पे आपकी कंपनी बज़िद है। इस चीज़ से बचने के लिए फिर आपके पास बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। ऐसे लोगों को कॉरपोरेट रेडर्स कहा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद आपने इसका जिक्र जो है वो पढ़ा भी हो, कॉरपोरेट रेडर। तो हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए वो आ रहा है, कंपनी एक्वायर करना चाह रहा है, आप बेचना नहीं चाह रहे। अब उसके लिए एक टेक्निक होती है, उसको पॉइजन पिल कहा जाता है। अब पॉइजन पिल में यह है कि उस चीज को इतना महंगा बना दिया जाए उस बंदे के लिए जो खरीदना चाहता है कि उसको कंपनी इतनी महंगी पड़ जाए कि वो कंपनी बिल्कुल ऐसा हो कि अगर मैं बहुत ही शदीद तरीन ही बज़िद हूं कंपनी को लेने के लिए, तो कंपनी लेना ऐसे है मेरे लिए जैसे मैं जहर की गोली खा रहा हूं। अब ये सिचुएशन कैसे की जाएगी? उसमें जो अब पॉइजन पिल में भी खैर बड़ी टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ। मैं एक जो फ्लिप ओवर वाली है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनमें से यानी अवेलेबल टेक्निक्स में से एक जो है हमारे पास होती है, वो ये है कि अगर कंपनी, जैसे अभी सब्सिडरी की बात की थी इन्होंने, कि वो मेजॉरिटी शेयर्स अगर खरीद ले तो हम अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज इस तरह की ले आते हैं कि अगर वो कंपनी खरीदने के लिए जैसे ही 25% शेयर्स बाय करेगी वो दूसरी कंपनी जो जबरदस्ती खरीदना चाह रही है, तो कंपनी उसी वक्त प्रेफर्ड शेयर्स लोगों को इशू कर देगी डिविडेंड के तौर पर। ये वो लोग होंगे जो कि इस 51% शेयर होल्डिंग खरीदने से पहले के, यानी जो पुराने वाले शेयर होल्डर्स हैं, पुराने वाले शेयर होल्डर्स को अगर एक कंपनी जो जबरदस्ती खरीदना चाहती है, अगर उसने 51% शेयर्स खरीद लिए, जैसे ही खरीदे, तो हर पुराने शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। ये लॉ वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिख देते हैं, चेंज कर देते होते हैं, और चेंज किसी वक्त भी हो सकती है। तो इसको फ्लिप ओवर कहते हैं। इस टेक्निक को, पॉइजन पिल की टेक्निक है, फ्लिप ओवर कहते होते हैं। अब मैं माजरत चाहता हूं, मेरे जहन में असल में एग्जांपल आई, ये जरा कॉम्प्लेक्स किस्म की रही है तो उसके लिए मैं माजरत, लेकिन तो जैसे ही उन्होंने 51% शेयर्स लिए, ये ट्रिगरिंग इफेक्ट कहलाता है। जैसे पिस्तौल का ट्रिगर होता है ना, गुस्सा आया, ट्रिगर दबाया, गोली निकली, बंदा फड़क गया अगला। तो इसी तरह जैसे ही 51% शेयर्स उन्होंने लिए, दिस वुड बी द ट्रिगर इफेक्ट। उसी वक्त पुराने वाले शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, और वो भी अच्छी खासी तादाद में होते हैं। अब अगर वो दूसरी कंपनी टेक ओवर कंप्लीट करना चाहती है, तो उसको ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो फिर कैंसिल करवाने पड़ेंगे।
उसके लिए कीमत इतनी भारी उनको अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो 51% शेयर्स पहले ही ले चुके हैं, अब उनको ये प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो अब कंपनी को लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहर की गोली लेना। अब ये वो इस किस्म के केस की बात जो है वो यहाँ पे कर रहा था। बात ज़रा थोड़ी सी लंबी हो गई कि इफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्टर्ड, चेंज की है आपने खुद से, and such alteration requires the members to take more shares in the company than they already have, or to undertake more of the guarantee than the existing amount, such alteration shall be applicable to a member only he gives his consent। जब वो खुद इस बात का इकरार करे कि हाँ ठीक है यार ये काम कर लें, तो तब ये काम होगा। और ऑब्वियसली जब आप अपनी कंपनी बचाना चाह रहे हो तो आपने इजाजत दी हुई होगी ही, तो ये काम हो सकता है, वरना काम नहीं हो सकता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन। ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, तो मुझे था कि यार मैं ये बात भी जो है वो क्लियर करता चलूँ। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। A declaration of compliance with the requirements of the Act in getting the company registered shall be provided to the registrar along with the memorandum. The registrar shall register the memorandum of association only if it is satisfied that the company is being formed for lawful purposes. All the requirements of this Act and the rules made thereunder have been complied with in respect of the registration. डिक्लेरेशन आपने जमा करवानी है आसान तरीन अल्फाज में, और आपने उस डिक्लेरेशन में ये बताना है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह थे वो मैंने आपके माने हैं, एक्सेप्ट किए हैं, रिक्वायरमेंट्स में पूरी कर रहा हूँ। और इफ़ द रजिस्ट्रार थिंक that any document or information contains any matter contrary to the law or is not complete, he may require company to file a revised document or remove deficiency within the specified period. If the registration of the memorandum is refused, the company may file an appeal. अपील भी दायर कर सकते हैं 30 डेज ऑफ द रिफ्यूजल में। और अगर आपसे कहा जाए कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए हैं या कोई डेफिशिएंसीज रह गई हैं तो वो भी आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को आपको जमा ये मेमोरेंडम जो होगा, मेमोरेंडम जमा करवाना पड़ेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है? Registration of the memorandum and articles means the registration of the company. The registrar, if satisfied regarding the above mentioned, फिर वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मींस कि अब हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई है और ये अब आपका अब काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन है उस पर ऑब्वियसली हमारा नाम लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, डेट लिखी होगी जिस दिन हम जो है वो रजिस्टर हुए हैं, और प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं या लिमिटेड कंपनी है क्या। और फिर जो है वो the registration of the company has the following effect as from the date of incorporation. जितने भी हैं वो उसके मेंबर्स बन जाएंगे और कंपनी जो है वो अपना नाम अपने बिहाफ पे नाम जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे आप उसको जो बिजनेस है वो अपना कंडक्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आपका नॉर्मल हिसाब किताब है। मेंबर्स की बात हो रही है, हम इसके ऊपर वैसे तो बात पहले भी शायद कर चुके हैं कि मेंबर कौन होता है, लेकिन मेंबर subscribers to the memorandum of association are deemed to have agreed to become members of the company। यानी मेंबर वो आदमी है, बार बार जो मेंबर की बात हो रही है, या अनलिमिटेड कंपनी की जब हमने बात की थी तो उस वक्त भी ये जिक्र हुआ था कि मेंबर बेसिकली वो आदमी है जो कि जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइन किया हुआ है। और कौन हो सकता है? खाली यही बंदा होगा या कुछ और कोई और भी हो सकता है। एंड एवरी अदर पर्सन
and every other person to whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares. अब जो अलॉटमेंट होती है ये उस बंदे के नाम पे होती है जो कि जिसको फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है शेयर। मैं कंपनी हूं और मैं शेयर इशू करना चाहता हूं साकिब मुस्तफ़ा साहब को, जो कि पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं है। साकिब साहब हैं? ऑनलाइन हो सर। जी साकिब साहब, मेंबर कौन हो सकता है? सर जो मेमोरेंडम पे साइन करेगा। जो मेमोरेंडम पे साइन करे या जिसके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए हों? सर वो उसको अलॉट लाजमी तो कौन नहीं से होता शेयर्स कि वो होते भी हैं? साइन ये करे जो फिर। फर्स्ट ओनर, हाँ नहीं, वो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो साइन करे। इसीलिए उन्होंने कहा कि यार वो बंदा भी मेंबर हो सकता है और मेंबर कहलाएगा जिसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइन किया हुआ है। वो बंदा भी हो सकता है, या वो बंदा भी हो सकता है जिसके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए हों। अलॉट उस बंदे के नाम पे होते हैं जो कि फर्स्ट ओनर होता है शेयर्स का, और जो सेकंड ओनर होगा वो होल्डर ऑफ द शेयर होगा। अलॉटी ने उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए। मैंने आपके नाम पे शेयर्स जो है, मैं कंपनी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मैंने आपके नाम पे शेयर्स जो है वो लगाए, तो आप मेरे, आप के नाम पे मैंने अलॉट किए शेयर्स। आपने स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको बेच दिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको बेच दिया। तो ये अब आप जो भी बंदा, जो सपोज अरसलान साहब हैं, राजा अरसलान साहब हैं, राजा अरसलान साहब के को आपने शेयर्स बेच दिए, तो राजा अरसलान साहब विल बी दी होल्डर ऑफ दैट शेयर। अलॉटी आप थे क्योंकि हमने आपके नाम पे शेयर लगाए थे, आपने आगे बेच दिया, तो वो भी लीगल ओनर ही हैं। लेकिन वो इस वजह से वो उन्होंने लिखा कि भाई वो बंदा भी हो सकता है जो कि फर्स्ट ओनर हो, वो भी हो सकता है जो कि सेकंड ओनर हो, थर्ड ओनर हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ओनर हो। वो बंदे भी जो है वो मेंबर हो सकते हैं ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स। और क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स में भी हमने लास्ट टाइम जो है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हमने इसके ऊपर भी जो है वो बात की हुई है। फाइल मुझे देखने दें, अगर मुझे मिल जाती है तो। सर मैंने, मेरे दोस्त के अब्बू थे सर, उनकी टैक्सेशन की फर्म थी ना, तो सर मैंने थोड़ा उधर हाँ इंटर्नशिप हाँ, की थी, तो वो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना कंपनी के लिए, तो मैंने उस पर थोड़ा ठीक है, वर्क किया हुआ। ठीक है, गुड। और सर वो SCCP के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी भी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी मुझे बनानी आती है। जबरदस्त हो गया। यार क्लास ऑफ शेयर्स यहाँ पे CL, तो कितने अरसा इंटर्नशिप की यार आपने? सर मैंने इस सेमेस्टर से पहले 3 मंथ्स काम किया था, फिर सर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा वीकेंड पे करवाऊंगा शिफ्ट अपना सेमेस्टर और दोबारा काम करूंगा सर। गुड हो गया। तो किसी, वो जो अभी आपने सवाल पूछा था, तो उस पर भी कोई काम किया आपने? किसी इत्तेफाक हुआ, नहीं हुआ? सर कौन सा वाला क्वेश्चन? जो वो था, क्या नाम है उसका? सर ज़्यादातर हमने टैक्सेशन पे ही काम किया था, पर वो ये था कि वो थोड़ी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते थे, पर उनका मेन अच्छा, काम नहीं था ये।
वो हमारा ज़्यादातर काम टैक्सेशन से रिलेटेड होता था। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये मसरूफ वाले दिनों में आपने किया होगा, ये सितंबर अक्टूबर वगैरह में या जुलाई के बाद। जी सर, सितंबर में किया था। अच्छा, ये फाइल नजर आ रही है वर्ड की? जी सर। जी सर। और अब नजर आ रही है? ये अब नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ शेयर्स में माशाल्लाह आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं। कॉमन शेयर्स हैं जो कि कंपनी के असल ओनर्स हैं, और इसमें जो है वो क्लास ए शेयर्स हैं, क्लास बी शेयर्स बाहर कहलाते हैं, इनको कहा जाता है। हमारे यहाँ पे इनको कंट्रोलिंग या हम नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स जो हैं वो हम कहेंगे, या नॉर्मल शेयर्स कहेंगे हम इनको। तो कॉमन या ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो कि जिनके पास वोटिंग राइट होता है, और डिसीजंस जो होते हैं वो यही लोग लेते होते हैं। डायरेक्टर्स भी जो होते हैं वो बेसिकली कॉमन शेयर होल्डर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं फिर वो ये उसकी कोई 7 एक जो है वो किस्में हैं। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कमुलेटिव हैं, नॉन कमुलेटिव हैं, पार्टिसिपेटरी हैं, कॉलेबल हैं, रिडीमेबल हैं, जीरो डिविडेंड हैं, और कन्वर्टेबल शेयर्स हैं। अब ये जो मैंने यहाँ आपको बात बताई है, ये बेसिकली इस वजह से बताई है कि टू whom and every other person to whom is allotted or becomes the holder of any class, और अगर कोई इनमें से क्लास ए शेयर किसी ने लिए हुए हैं तो वो भी मेंबर बन सकता है और मेंबर है, और अगर क्लास बी शेयर्स हैं तो वो भी मेंबर जो है वो है। एनी काइंड और क्लास ऑफ शेयर्स in relation to company not having a share capital, any person who has agreed to become a member of the company। ये कौन सी कंपनी हो सकती है जिसका शेयर कैपिटल ना हो? जी, हजरात, ओ खामोश ना हो जाया करो, बता दिया करो कि सर नहीं नहीं पता, आइडिया। या सर आप बता दें ताकि कोई पता लगे कि मुर्दे क्लास में नहीं बैठे हुए हैं, भूत नहीं है, वो इंसान मौजूद हैं क्लास में। वो बाकी खैर है, मैं ही बता दूंगा, खामोश ना हुआ करो। सर आप बता दें, सॉरी। जी नैयर। सर नहीं बता। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे वो कंपनी गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अभी हमने लिमिटेड बाय शेयर्स देखी, उसमें ये 2 किस्में देखी थी हमने, और गारंटी लिमिटेड कंपनी के अंदर ही हमने 2 पढ़ी थी, हैविंग अ शेयर कैपिटल, गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो वो कह रहा है कि तो भी वो मेंबर बन सकता है। कंपनी है गारंटी लिमिटेड कंपनी में तो शेयर्स नहीं होते, तो ऐसे लोग फिर मेंबर्स नहीं बन सकेंगे। तो उसने कहा नहीं भाई, वो भी बन सकते हैं। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे कि गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें भी लोग जो है वो हो सकते हैं।
Any person who has agreed to become a member of the company, जिसने भी एग्री कर लिया है, एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी मेंबर कहेंगे। जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर दी है कंपनी के अंदर, जिसने भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है, नो मैटर व्हाट अमाउंट, उस बंदे को भी हम कहेंगे कि यार ये बंदा भी हमारा मेंबर है। या फिर ये है कि whose name is entered in the register of members are member of the company। ये डेफिनेशन याद रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार जो जिक्र हो रहा होगा वो जिक्र बेसिकली मेंबर्स का ही हो रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेंबर कौन होता है। मेंबर सिर्फ वो बंदा नहीं होता जिसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन किया हुआ हो। मेंबर सिर्फ वो आदमी नहीं होता जिसके पास शेयर्स हों। मेंबर वो भी हो सकता है जो कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, वो भी हो सकता है जिसके पास शेयर्स हों, वो भी हो सकता है जिसके पास शेयर्स ना हो लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के अंदर कर रखी हो, तो वो भी कंपनी का मेंबर जो है वो बन जाता है और कंपनी उसको अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में उसका नाम जो है वो लिख लिया करती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बाय लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कंपनी की, बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा। bylaws of the company which are subordinate to constitution of the company and further subordinate to the act। अब ये मतलब क्या है इसका कि कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबॉर्डिनेट हैं कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन के। जो रजिस्ट्रेशन है या वो जो लॉ है जो कंपनी से रिलेटेड जो है ये उसके अंडर आएंगे। आप ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं बना सकते जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2017 है, उसके अगेंस्ट हो। ये चीज जो है वो नहीं हो सकती, एक्सेप्टेबल नहीं है। They contain the guideline on day-to-day issues faced by a company। अब it is the option of the company limited by shares to get the articles registered or adopt table A of the first schedule of the Companies Act 2017। अब अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपसे ज्यादा आपका बिजनेस कौन जानता है। लेकिन अगर आप ये फॉर्म 80A हुआ करता था पिछले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, अब जो है ये कंपनीज एक्ट जब आया है तो ये फर्स्ट शेड्यूल में जो है ये बात आ गई है टेबल ए में कि इट इज द ऑप्शन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और सब के लिए नहीं, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स वालों के लिए ये ऑप्शन है कि वो अगर अपने आर्टिकल्स नहीं बना सकते तो जो लॉ में पहले से बने बनाए रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। However, the registration of the articles of association is compulsory requirement for company limited by guarantee and an unlimited company। बाकियों को अपने बनाने भी पड़ेंगे और ना सिर्फ बनाने पड़ेंगे बल्कि उनको रजिस्टर करवाना भी जो है वो उनकी बहुत शदीद उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो है। The articles of an unlimited company or a company limited by guarantee, if both have no share capital, shall state the number of members with which the company proposes to be registered।
और articles shall list and enumerate the voting and other rights attached to different classes of shares and securities issued or to be issued by the company. अब क्योंकि ये जो अनलिमिटेड कंपनी है, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती है, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, तो वहाँ पे क्योंकि अब शेयर्स नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि मेंबर्स कौन हैं और कितनी तादाद में हैं? तो वो कह रहे हैं कि भाई कि दी आर्टिकल शैल लिस्ट एंड इन्यूमरेट, नंबर वाइज भी बताना है, दी वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशूड और टू बी इशूड बाय द कंपनी। नंबर भी बताने हैं और ये भी बताना है कि वो हैं कौन कौन। अब ये जो कॉपीज हैं ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की चेंज के लिए भी ना वही सारे रूल्स हैं जो कि ऊपर हमने मेमोरेंडम के लिए जो है वो हमने पढ़े हुए हैं। Every company upon request and payment of a prescribed amounts by its member shall supply within a period of 14 days a copy of the memorandum and articles of the company. पैसे दें, और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद पढ़ना चाहते हैं या अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखना चाहते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाहते हैं, तो प्रिस्क्राइब्ड फी पे विदिन 14 डेज आपको कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी। और अगर कोई चेंज होती है तो वो चेंज हुई हुई कॉपी आपको देनी पड़ेगी। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जो बिल्कुल आखिरी बात है आज की, वो है कि अ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑल्टर its articles, and any alteration so made shall be valid as if originally contained in the articles and be subject in like manner to alteration by special resolution. अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोविजंस सेम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और आपको उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, जिसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि 75% वोट उस ऑल्टरेशन के हक में पड़ेंगे तो फिर वो ऑल्टरेशन हो सकती है, वरना ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। If such alteration affects the substantive rights or liabilities of the members or of a class of members, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4। अब बाकी सारी बातें जो हैं इन्होंने वही की हुई हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिल्कुल हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं आपको ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। लेक्चर्स जो आज वाले लेक्चर से पहले पहले जितने लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं वो लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इसका एक क्विज होगा। क्विज सीधा सादा इस तरह जैसे ये दिया हुआ है ऐसे नहीं होगा, छोटा सा केस बना हुआ होगा, उसका आपने आंसर देना होगा ताकि पता लगे कि आप दिमाग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना खाली खुली यहाँ से चीज़ रिप्रोड्यूस कर देने से बात नहीं बनेगी। आज के लिए सिर्फ फर्स्ट केस होगा वो हमारा? स्मॉल केसेस होते हैं, मेन बड़ा केस तो नहीं होगा। सिनेरियोज बनाए हुए होते हैं, उन सिनेरियोज मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो फर्स्ट क्विज होगा हमारा, पहला क्विज होगा? जी वो पहला क्विज होगा। चलें, कल भी फिर क्लास बता दे, कल सीएल की क्लास होगी या एसीएल की? कल सीएल की क्लास होगी। ठीक होगा सर, 11 बजे।